कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है लगातार जो है ये पहले 15 साल भी रही है तो हमेशा जो है लॉलीपॉप देने का काम करती है सब। यहाँ पे मतलब रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है, ख़ास तौर पे बेरोज़गार युवाओं का। ट्राइबल कुपोषण की बहुत प्रॉब्लम है ट्राइबल में, हर ट्राइबल जिला, सिर्फ मंडला ज़िले की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में ट्राइबल ज़िले जो हैं वो कुपोषित हैं। मैं इतने साल से देख रही हूँ, इतनी बेरोजगारी है, लोग हमारे ज़िले से पलायन कर रहे हैं। सरकार से बिल्कुल संतुष्टि नहीं हूँ मैं। बेरोजगारी, शिक्षा में हम लोग एसटी समाज के बहुत पिछड़ा कर दिया गया है, हुए नहीं है, पिछड़ा कर दिया गया है उनको। मैं हूं सैयद जावेद अली और आप देख रहे हैं एमपी तक की चौपाल इस बार हमने सजाई है आदिवासी समुदाय के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि आदिवासी समुदाय सरकार के कामों को किस तरीके से देखता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग एक बड़ा वर्ग है और सरकार को बनाने और उसे गिराने में आदिवासी वर्ग एक महती भूमिका निभाता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी जो है वर्तमान शिवराज सरकार के कामों को लेकर क्या समझते हैं और किस नज़रिए से उनको देखते हैं। ये आप बताएं, मध्य प्रदेश में चूंकि अब कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं, शिवराज सरकार के कामों को किस नज़रिए से देखते हैं कि खासतौर से आदिवासियों को लेकर जो तमाम घोषणाएँ और वादे किए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र कुमार ध्रुवे है। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है और संविधान का अक्षरशः पालन करना ही सरकार की सबसे बड़ी मुझे लगता है कि सफलता होती है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं विफल है, क्योंकि मंडला जैसे ज़िले की यदि बात करें, मंडला की जनसंख्या है, मंडला की आदिवासी समुदाय से आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे कृषि और वानिकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तो कृषि और वानिकी महाविद्यालय की यहाँ पर ज़रूरत थी, लेकिन देश आज़ादी के बाद से आज तक कृषि और वानिकी महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। दूसरी चीज़ ये है कि देश एक कंपोजिट कल्चर है। तो कंपोजिट कल्चर का मतलब ये है कि हम सबकी एक आइडेंटिटी है, हम सब ट्राइब्स हैं यहाँ पे। और कंपोजिट कल्चर में यहाँ प्रत्येक भाषा, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक संस्कृति मिलकर देश की संस्कृति बनती है। कोई एक धर्म या कोई भाषा को सरकार उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी, यही धर्मनिरपेक्षता है। और इसी आधार पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी हाल ही में ये जो ज़िला है ये गोंडवाना साम्राज्य का एक गढ़ है। यहाँ के जो लास्ट फ्रीडम फाइटर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी, उनका स्टैच्यू ज़िले के अंदर नहीं है। अभी हाल ही में शासन के जो कुछ नुमाइंदे थे, एमपी, हमारे एमएलएज वगैरह, वो उनकी उपस्थिति में चिलमन चौक जो मंडला ज़िले का मुख्य चौराहा है, वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्टैच्यू की स्थापना की गई। और जो कि मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन वो उनकी जो आइडेंटिटी है वो इस ज़िले की और इस प्रदेश की नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए जो जिनसे हमारी पहचान जुड़ी हुई है, जिनसे हमारी डिग्निटी है। दूसरी चीज़ कि एक बार पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कृषि और वानिकी महाविद्यालय की स्थापना हो, क्योंकि जब हम कृषि और वानिकी महाविद्यालय की स्थापना होगी तो हम कृषि और वानिकी महाविद्यालय के थ्रू व्यावसायिक कृषि करेंगे, जिससे हमारी जो इनकम है उसकी बढ़त होगी, आर्थिक समृद्धि आएगी। और आर्थिक समृद्धि ही मुझे लगता है कि असली समृद्धि है, क्योंकि मनरेगा का बजट बढ़ा देने से आप केवल मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे, मजदूरों तक ही आप सीमित रखेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये प्रयास करना चाहिए। और आर्टिकल 1949 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, आर्टिकल 49 ये कहता है कि ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उसका संरक्षण और संवर्धन भारत सरकार, राज्य सरकार करेगी। और यहाँ ऐतिहासिक इमारतें गोंडवाना कालीन है, और उस लिहाज से भी यहाँ पे जो स्टैच्यू है राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की ही होनी थी, लेकिन दुर्भाग्यजनक रूप से सरकार के जो है संवैधानिक जो प्रोविजंस है उसका अक्षरशः पालन करने में सरकार विफल रही है। धन्यवाद। ये थे राजेंद्र ध्रुवे जो मंडला के गोंडवाना राजाओं की बात उठा रहे थे। आप बताएं, आप किस तरीके से देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार के कार्यों को? मेरा नाम कमलेश तिलगाम है। सरकार पैसा एक्ट तो ले आई, पर पैसा एक्ट को सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही है। केवल डमी के रूप में लोगों को सदस्य बना के छोड़ दिया गया है। इसके अलावा कुछ सरकार का कुछ ऐसा कोई मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी। आप बताएं, आप मध्य प्रदेश सरकार के कामों को किस तरीके से देखते हैं? मेरा नाम प्रताप सिंह कुलस्ते है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है लगातार जो है ये पहले 15 साल भी रही है तो हमेशा जो है लॉलीपॉप देने का काम करती है सब। मैं केवल एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के लिए तो लगातार वो अपने जो योजनाएं बनाती है उनको ज़मीनी स्तर पर लागू ही नहीं कर पाती। वो एक प्रकार से जो कागज़ में ही बनाती है, वहाँ या घोषणाएं कर देती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी गवर्नमेंट रहेगी तो आने वाले जो हमारे जो स्टूडेंट होंगे वो मजदूर के अलावा कुछ पैदा नहीं हो सकते। जैसे भी मनरेगा जो चल रहा है तो वो आगे जाके जो मनरेगा में ही काम करेंगे, क्योंकि उनमें जो ऐसे क्वालिटी स्किल्ड डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कॉलेज जैसे अभी हमारे राजन भाई ने कहा कि यहाँ पर जो कृषि महाविद्यालय होने चाहिए, जो क्योंकि ये जो गढ़ा मंडला है जो पूरे क्षेत्र में जो है यहाँ के निवासरत लोग जो है क्योंकि कृषि पर डिपेंडेंट हैं, तो उनको जो है आधुनिक कृषि के लिए जो है इस तरीके से महाविद्यालय का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने छात्रों और शिक्षा की लेकर बात की, आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार के कार्य? मेरा नाम प्रणय भंडारी है।
और मैं मंडला ज़िले से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं प्रदेश की बात नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले अपने ज़िले की बात करूँगा क्योंकि मैं इस लोकेलिटी में रहता हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। तो मैंने अपने इस ज़िले को जब से मैं यहाँ पे जन्म लिया है तब से मैं जान रहा हूँ, और साथ में मैं ये देखता हूँ कि इस जगह रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये आज तक की जो स्थिति है वो कभी सुधर के नहीं आई है सामने। आज हम बोलते हैं कि हमें जो भी स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है हमें ज़िले में चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये सारी सुविधाएं आज तो मिलके हमको मतलब वंचित रहा है इससे ज़िला। और ज़िले को वंचित रखने का मुख्य कारण मैं मानता हूँ यहाँ पे जो भी सरकार रही हो या जो भी पदाधिकारी रहे हों, जो भी नेता रहे हों, उनकी जो भी कार्यशैली रही है वो उस पर कार्यरत और अपने जनता को पूरे तरीके से भूल गए। आदिवासी प्रॉपर तरीके से जुड़ा हुआ है जल जंगल ज़मीन से, उसकी रक्षा के लिए वो बना हुआ और हमेशा से उसकी रक्षा करते आए, लेकिन उन्हीं का शोषण उन्हीं के जगह पे, उन्हीं के इलाके पे किया जा रहा है। आज बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे करते हैं कार्य, लेकिन यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होता है मलेरी जिसको कहा जाता है, लेकिन मंडला के कितने लोग वहाँ पे रोज़गार कर रहे हैं ये सरकार अगर बता देती तो शायद इससे कुछ अच्छा हो जाए। बेरोजगारी की समस्या पे आपने ध्यान आकर्षित कराया, आप बताएं आप कैसे देखते हैं सरकार की? मेरा नाम प्रखर भंडारी है और मैं मंडला के रहने वाला हूँ। मैं 3 लेवल पे देखता हूँ सरकार, जो शिवराज सिंह सरकार की जो बात हो रही है उनकी समस्याओं को, और जो आदिवासियों को मेनली प्रॉब्लम्स हैं इस सरकार से। एक तो देखिए, आदिवासी हमेशा से जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ता आया और कहते भी हैं ये, पर आज मैं मेन 3 समस्याओं पे आपका ध्यान आकर्षण करवाना चाहूँगा। पहला कि यहाँ पे रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है, ख़ास तौर पे बेरोज़गार युवाओं का। 5 साल से भर्तियां नहीं आई हैं, बिल्कुल अटक के रह गई है पीएससी की भर्ती, एक भी भर्ती नहीं हुई है। बिल्कुल युवा जो तैयार कर रहा है वो भटक रहा है। दूसरे राज्यों का युवा, जैसे हम पहले कहते थे बिहार जैसा राज्य जहाँ पे टाइम पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होते थे, आज वहाँ पे बहुत टाइम पे भर्तियाँ हो रही हैं, और वहाँ के लोग हमको कहते हैं कि आपका स्टेट कभी एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट नहीं करवाता। 5 साल से भर्तियाँ नहीं हैं। दूसरी चीज़, बैकलॉग की भर्तियाँ बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। अभी ले दे के कुछ भर्तियाँ आई हैं 2-4, वो भी ढंग से नहीं आई हैं, और तो अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज़ बाकी हैं। 1 लाख का वादा किया है, मगर 1 लाख का वादा जो किया है उसमें कितने लोगों को कितनी वैकेंसीज़ आई हैं देख लीजिए, और आंकड़े उठा के देख लीजिए कि कितनी भर्तियाँ हुई हैं। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य ट्राइबल कुपोषण की बहुत प्रॉब्लम है ट्राइबल में। हर ट्राइबल जिला, सिर्फ मंडला ज़िले की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में ट्राइबल ज़िले जो हैं वो कुपोषित हैं। तो जब बात हुई थी कि उनको जो भोजन में, मध्याह्न भोजन में उनको अंडे और ये सब भी देना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल आदमी शुरू से खाता आया है। तो पर कुछ विशेष वर्ग अपना जो नॉन वेज का और ये सब का आपत्ति लगाते हैं, उसकी वजह से भी ये सरकार उस पर भी कुछ नहीं कर पाई। तो ये मुद्दे हैं। और दूसरी चीज़, शिक्षा पे भी ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है सरकार ने। उनकी रोज़गार को लेके जो योजनाएं थी, मैं आपको नाम बताना चाहूँगा 3 योजनाओं का। एक भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, दूसरा टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, और तीसरा मुख्यमंत्री जनजाति विशेष वित्तीय परियोजना। इन योजनाओं का ज़मीन में इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। लोग, युवा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर होता नहीं है, आदिवासी हमेशा नौकरी की तलाश में रहता है और वो भटकता रहता है। जब इस योजनाओं का धरातल में हम देखते हैं तो कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि कोलेट्रल वो रख ही नहीं पाता अपना, तो कहाँ से ये सब योजनाएं चलेंगी। तो पहले आप क्या कीजिए, सरकार से मेरा निवेदन है कि आप भर्ती कीजिए, रोज़गार दीजिए, पलायन को रुकवाइए। और तीसरी चीज़ जो मेन मैं कहना चाहूँगा कि एट्रोसिटीज़ NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है 2020 का, इसके अकॉर्डिंग जो है एट्रोसिटीज़ 25% बढ़ चुकी है आदिवासियों पे लास्ट रिकॉर्ड से जब हम देखते हैं तो। और एक तरफ ये सरकार कहती है कि नहीं, हम तो आदिवासी हैं। सिर्फ नाम बदल देने से, स्टेशनों का नाम रानी कमलावती या कुछ और कर देने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को एट्रोसिटीज़ से बचाइए। अभी हम लेटेस्ट में नाम नहीं लेने चाहूँगा, किसी संत महात्मा थे, उनके भाई ने कुछ एट्रोसिटीज़ में उनका नाम आ गया था, तो भी उसमें गिरफ्तारी भी हुई, तो फिर जमानत जो हो गई वो तुरंत जमानत हो गई, जबकि बेलेबल नहीं होता ये।
एट्रोसिटीज़ एक्ट, ये सब चीज़ें हैं और एट्रोसिटीज़ को रोकिए। सिवनी में भी हुआ था ये सब चीज़ें, उसको भी एट्रोसिटीज़ के लिए ये सरकार काम करे और प्रॉपर आदिवासियों का ध्यान रखे और रोज़गार, लड़कों बेरोज़गार युवाओं को तुरंत भर्ती कीजिए और बहुत सारी भर्तियां निकालिए और इनको रोज़गार दीजिए, यही सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार और एट्रोसिटीज़ की बात आपने की, आपने सरकार पे कई सवाल खड़े किए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो आदिवासियों के हित में कई योजनाएं चलाने की बात कर रही है। आप बताएं, आप किस तरीके से देखते हैं सरकार के कामों को? देखिए, ये सब जो रोज़गार की बात कर रहे हैं ये तो है, लेकिन उसमें भी काम कर रही है सरकार। जैसे आप देखे हैं कि जो अनाज पहुंचाने के लिए जो गाड़ियां लड़कों को, एसटी लड़कों को उपलब्ध की जा रही है, और भी चीज़ें हैं। जैसे आप देखा जाए तो जो ऊर्जा वाला जो काम नारायणगंज में आ रहा था, बट किसी राजनीतिक कारण की वजह से वो वहाँ पे अभी तक सेटल नहीं हुआ है। अगर वो सेटल हो सकता तो बहुत सी रोज़गार की समस्याएं खत्म हो सकती। चुटका की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और बताएं, जिस तरीके से आदिवासी वर्ग को आकर्षित करने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है, तो क्या लग रहा है उनका इम्प्लीमेंटेशन भी सरकार बेहतर तरीके से कर पा रही है? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन तो कर रही है, बट धरातल में देखा जाए तो कुछ कारणों की वजह से वो ऐसा बोल नहीं सकता अपन कि सरकार की गलती है वो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है। ये बताएं, आप किस तरीके से देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार के कामों को? आज सरकार को मैं तो इस तरह से देखता हूं कि उसके जैसे काम तो आज कोई किया ना करेगा, ना भविष्य में कोई कर सकता। आप आदिवासियों के अलावा दूसरे समाज को भी देखें, सारी चीज़ दे रही है, बशर्त लोगों का समझ होना चाहिए। क्या चीज़ नहीं दे रही है? आदिवासियों को फ्री में अनाज दे रही है, 1 रुपया किलो भी अनाज दे रही है, फ्री में भी दे रही है कि आप विकास करें, अच्छा काम करें, विकास करें और तरक्की करें। पर नहीं, लोगों को सरकार का खामियाजा निकालना ही है। लोगों को समझ होना चाहिए। जैसे नौकरी के क्षेत्र में मेरा एक भांजा है, बगैर इंटरव्यू का वो पोस्ट मास्टर है। भाई यहाँ पे स्तर है पढ़ाई के, तब तो पोस्ट मास्टर बना। और जो 25% बच्चों को पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। बस यही मेरा कहना है। तो ये इनका मानना है कि सरकार जो है बेहतर कार्य कर रही है और कई योजनाएं चला रही है जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आप महिला शक्ति भी हमारे साथ है, आप बताएं, आप किस तरीके से देखते हैं सरकार? मैं सुश्री जमुना उइके। सरकार की तो बात सारी जनता और सभी मैं सब देख रहे हैं। मैं एक्चुअल में जिस ज़िले में रहती हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रही, मैं जिस गांव में रहती हूँ वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। रही बात ये कि मतलब विकास कार्य में क्या विकास कार्य हैं, क्या विकास हुआ? मैं इतने साल से देख रही हूँ, इतनी बेरोजगारी है, लोग हमारे ज़िले से पलायन कर रहे हैं अपने फैमिली परिवार को पालने के लिए। अपने मंडला ज़िले में क्या है? कोई फैक्ट्री है, कोई अच्छा सा मतलब बिजनेस या कोई मतलब ऐसा काम करने के लिए जो हमारे भाई बहन हैं, हमारा जो ट्राइबल समाज रहता है यहाँ पे अधिकतर, तो क्या वो इस ज़िले में उनके लिए कोई काम नहीं है क्या? जो इतने सालों से, इतने वर्षों से हमारे ही समाज के जनप्रतिनिधि बैठे हुए, मैं किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर मतलब उंगली नहीं उठा रही हूँ, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि हम अपने ज़िले में कुछ ऐसा कुछ करें जो हमारे ज़िले से लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे ज़िले में जाके रोज़गार ढूंढने के लिए। और रही बात बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी तो आज से नहीं, मेरे ख्याल से लगता है कि बच्चे, युवा पीढ़ी हमारी जो इतनी पढ़ लिख के मतलब काफ़ी निकल चुकी है, उसमें मैं भी आती हूँ। 15 साल से क्या वैकेंसियाँ निकली हैं? 15 साल से अगर वैकेंसी निकली होती तो शायद आज भी हम लोग भी कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट होते। आज हम उस ग्रेड से बाहर हो चुके हैं। मेरे जैसे और भी युवा भाई साथी बहनें हैं, तो 15 साल तक मतलब सरकार ने कोई वैकेंसियाँ ही नहीं निकल। क्यों? क्या कारण है इसका जवाब कौन देगा? जो बेरोजगार ऐसे ही फैल रही है, और इससे जब व्यक्ति पढ़ लिख कर बड़ा हो रहा है तो उसको ये लगता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। एक तो नशे में जाएगा और बहुत सारे दंड फंद यही काम चलेंगे यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं हो सकता। और हम जो मतलब जिस भूमि में और जिस ज़िले में रह रहे हैं, ट्राइबल क्षेत्र ये हमारा, और हमारे समाज के मतलब महापुरुष
जो होना चाहिए, उनकी प्रतिमा स्थापित होना चाहिए। ले दे के हमारी एक रानी वीरांगना दुर्गावती जी की प्रतिमा तो है, हमारे राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, जिस जिले के हम लोग उनकी वंशज सेना है, कम से कम उन महापुरुषों की प्रतिमा भी चौराहे में स्थापित हों। पलायन और बेरोजगारी के साथ महापुरुषों की प्रतिमा की बात आपने की, आप बताएं आप क्या। मेरा नाम संध्या मरसकोले है, मैं मंडला जिला की गृह निवासी हूँ। मैं शिवराज चौहान के सरकार से बिल्कुल संतुष्टि नहीं हूँ। मैं बेरोजगारी, शिक्षा में हम लोग एसटी समाज के बहुत पिछड़ा कर दिया गया है, हुए नहीं है, पिछड़ा कर दिया गया है। उनको जो सामान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। जैसे एक उदाहरण के लिए किसी गाँव या नगर किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं हम, सोसाइटी को ले लो आप, सोसाइटी में सरकार बोल रही है हमारे पास राशन आ रहा है, पर सोसाइटी क्यों नहीं खुल रही है? गरीबों को तो क्यों अन्न नहीं मिल रहा है? अगर ठीक है दाना नहीं मिल रहा है, अब दाना दे रहे हो आप, ठीक है उस चीज़ को हम मान लेते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, रोजगार में मजदूर है वो 200 रुपये कमा रहा है, वो 1100-1200 रुपये का क्या गैस भरा लेगा? आपने तो टंकी दे दिया है उसको, लेकिन उस पर उतनी है क्या क्षमता कि वो भरा ले? नहीं कर सकता। प्लस उसमें हमारी ये क्या है, जैसे हम क्या सब्जी लेना है हमको, तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, मजदूर इंसान 200 रुपये कमाएगा, वो अपने परिवार का पालन कर लेगा? नहीं कर सकता। सरकार घोषणाएं देती है लेकिन उसमें कायम नहीं है। जैसे शिक्षा के प्रति में आज पहले एक ज़माना था एसटी पीछा था, लेकिन आज आगे बढ़ गया है, लेकिन उसे पीछे करने में ओबीसी जनरल समाज के सरकार हमें इतना पीछे कर दी है कि जैसे एक पोस्ट निकल रही है, उस पोस्ट में मान लो कि बात ओबीसी की 10 पोस्ट है, एसटी को 2 ही दे रहा है। उसमें भी उसके लिए जैसे हम लोग मान लो एक शिक्षा विभाग के लिए जाते हैं, डीएड करो, बीएड करो, भैया वो बेरोजगार है, मजदूरी कर रहा है, वो डीएड बीएड करा लेगा अपने बच्चों को? नहीं करा सकता वो। इसी प्रकार से बहुत सारी सी चीज़ें हैं जिसपे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। थैंक यू। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आशा मरसकोले, श्रीमती आशा मरसकोले, पारसी से बोलूँ। मैं तो शासन की सभी नीतियों से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। सिर्फ शासन, मैं ये देख रही हूँ अभी कि सिर्फ वोट बैंक के लिए आदिवासियों को यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ देंगे, ऐसे वैसे ना जाने बहुत सारी चीज़ें ऐसे लाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। अभी देख लो, मैं एक छोटे से पद पे हूँ, पार्षद हूँ, लेकिन सारे वार्ड वासियों का एक ही ये है कि मैडम गेहूँ मिलेगा। गेहूँ कहाँ से मिलेगा? मैं बोलती गेहूँ तो हम दे नहीं सकते, सरकार से ही पूछिए जो किसानों से बहुत सस्ते दामों में खरीदती है गेहूँ, लेकिन वो गेहूँ जाता कहाँ है? ना आम जनता तक पहुंच रहा है। धीरे धीरे राशन भी मैं तो ऐसा सुनने मिल रहा है कि राशन भी बंद होने वाला है। अब ये तो सरकार की नीति जाने की बंद होगा या नहीं होगा, लेकिन सरकार पूरी तरह से अपनी क्या कहना चाहिए योजनाओं को लेकर के विफल है। कहीं से भी कोई योजना, अभी देखो सीधे लाडली बहना योजना लेकर के आ गए। लाडली बहना योजना के पहले ही इसमें जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है उसके पहले ही 50 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। अब वो देंगे कितने लोगों को फ़ायदा? लेकिन गैस सिलेंडर तो हर व्यक्ति भरवाएगा, हर व्यक्ति के जेब से 50 रुपये जाएगा, उसमें आम जनता का कितना नुकसान हो रहा है। इन्हीं सब माध्यम के इससे बताना चाह रही हूँ कि सरकार पूरी तरह से विफल है। ये हैं जिनके महंगाई का मुद्दा है। आप क्या कहना चाहती हैं? जय सेवा। मैं हूँ सरिता मरावी, महिला अध्यक्ष हूँ। मैं मैडम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये सही बात है कि सरकार एक योजना निकालती है और दूसरी योजना से पैसा खींचती है। आज उन्होंने आवास घर बना के भी दिया है, तो अब वो राशन बंद कर दिए है ना। आज वो महिलाओं के लिए एक योजना निकाले कि आपको हर महीने मंथली 1000 रुपये देंगे, तो आपने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। कहीं ना कहीं से आप अपनी पूर्ति कर ही रहे हैं, हमें कौन सी योजना का फल मिल रहा है? आप सब अपना ही देख रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। ये आप बताएं, आप कुछ चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मुख्य पॉइंट थे मैं इसलिए छोड़ दिया था कि कुछ हमारे और साथी बोलना चाह रहे थे। पहली बात तो ये है कि जो क्रोनी कैपिटलिज्म जिसकी अभी चर्चा चल रही है पूरे विश्व में, हमारे देश में भी वो अछूता नहीं हमारा देश, कि क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है कि सरकार, ब्यूरोक्रेट्स और पूंजीपति वर्ग मिलकर के अपने लिए पॉलिसी बना रहे हैं और अपने हित को ध्यान में रख करके वो अपना कार्य भी कर रहे हैं। हालिया हमारे मंडला जिले में एक रेत टेंडर हुआ है जिसपे कैपिटलाइज्ड लोगों को रेत का टेंडर दे दिया गया है, जबकि स्थानीय समितियों को रेत का टेंडर देना था। पेशा एक्ट में एक खामी है कि जिसमें ग्राम पंचायतों को बालू पर केवल अप्रूवल का अधिकार है कि वो किसी समिति को अप्रूवल करके देगी। समितियों को स्थानीय स्तर पर भी रेत का क्रय विक्रय करने का अधिकार देना था। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ नुमाइंदे हैं, जो हमारे MPs MLA हैं, उनकी वो पहले ज़्यादा अकाउंटेबल है हमारे देश, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, कि वो यहाँ की जो नीड्स हैं उस पर वो काम करें और सरकार पर, संसद में और अपनी पार्लियामेंट में प्रमुखता से यहाँ की जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उस पर वो आवाज़ उठाएं। क्योंकि किसी भी देश का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय से होता है। इसके लिए हमारे जो अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन जी और महबूबुल हक, इनको नोबेल पुरस्कार भी से नवाजा गया है।
अर्थशास्त्र का, कि जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी देश का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय से आता है। तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करने की जरूरत है। हमारे जिले में केवल एक ITI है, 46 एकड़ का कैंपस है ITI का, लेकिन ITI की हालत ऐसी खराब हो चुकी है। तो इस बदहाल हालत के लिए और मुफलिसी में जी रही जनता के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? तो मेरे ख्याल से सरकार और जो हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो यहाँ के स्थानीय MLA और MP चुने गए हैं, वो यहाँ के जनता की बदहाली के लिए, मुफलिसी के लिए जिम्मेदार हैं। और भी हम कोशिश करते हैं बात करने की। आप बताएं, आप किस तरीके से देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार के कामों को? सरकार के बहुत अच्छे तरीके से इतनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इतने अनेकों आदिवासियों के लिए हित के लिए कई अनेकों योजनाएं बनाई हैं। और इससे पहले की जो सरकार रही है, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इस मध्य प्रदेश को बिमराहू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ना सड़क थी, ना रोजगार था, ना किसी भी चीज़ की व्यवस्थाएं थी। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी निरंतर करते रहेगी। तो ये मंडला से आदिवासी समुदाय से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि सरकार को लेकर वो क्या सोचते हैं। सरकार कई दावे कर रही है कि हम आदिवासियों के हित में और आम लोगों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय का मानना है कि अभी सरकार को और काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। सैयद जावेद अली, मंडला, MP तक।